हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सभी। जैसा आप सभी को पता है कि मैं सुबह डेली मॉर्निंग में मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन लाता हूं, जिसके अंदर मैं हर एसएससी के या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की क्वेश्चन कराता हूं। मॉडरेट लेवल के, मेंस लेवल के, प्री लेवल के, हर तरह की क्वेश्चन अपने मॉर्निंग वाले सेशन में चलते हैं मिक्स क्वेश्चन वाले में। ठीक है गाइस, तो ये मिक्स क्वेश्चन की क्लास करना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपना इवनिंग के अंदर अपना ऐसा ही मैंने स्टार्ट करवा दिया है। कल उसकी एक क्लास हो चुकी है, तो वो क्लास भी आप जाके देख लें, क्योंकि आज से मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी उसका बेसिक था वो मैंने कल आपको समझा दिया है। ठीक है, जितना भी बेसिक था कि क्या होता है क्या नहीं होता, रेट कैसे निकालते, टाइम कैसे निकालते, प्रिंसिपल कैसे निकालते, वो सब कुछ मैंने कल आपको बता दिया है। तो आज से अपन क्वेश्चन करेंगे, और मिक्स क्वेश्चन के अंदर आपको पता है मैं हर तरह के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ऑल चैप्टर के हर तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये सेशन लेना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सेशन करते हो तो आपको पता रहता है कि कौन से वाले क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी। ठीक है गाइस, तो ये वाला सेशन ज़रूर ले लें। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का सेशन लेना आपको गाइस उतना ही ज़रूरी है जितना आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन गाइस क्या बोल रहा है अपने को। आज का पहले कि केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा ए बी है। सी लघु त्रिज्यखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। यदि कोण ए बी ओ बराबर 40 डिग्री है तो ए सी बी का माप बताइए कि ए सी बी कितना होगा। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ से एक बना लेता हूँ, ये एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो मैंने ये कुछ ज़्यादा, इसको हटाओ, चलो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा सा अच्छा सा बना लेता हूँ। ठीक है, तो आपको सही से दिखे। ये थोड़ा सा सही सा बना लिया मैंने। ठीक है गाइस, अब चलते क्वेश्चन में जो भी बोल रहा है वो अपन कर लेते। क्वेश्चन में जो क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ओ वृत्त वाले केंद्र की एक जीवा है, वो ए बी है। तो मैंने ये मान लिया, ये जो है मेरी ए बी है। ये एक सेकेंड, तो क्या हो गया। ठीक है, ये ए बी है मेरे पास। ठीक है, ये ए ये बी है, ये ए ये बी है, ये जीवा एक ए बी। उसके बाद मेरे को क्या बोला है कि ए बी ओ जो है वो 40 डिग्री है। यहाँ पे कोई वृत्त का केंद्र ओ है, तो यहाँ पे जो ये वाला है मेरा, वो ए बी ओ जो है वो 40 है। तो ये बना लिया मैंने, ये मेरा 40 है। ठीक है गाइस, ये वाला एंगल मेरा कितना है, 40 है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके अंदर। ध्यान से क्वेश्चन को समझते जाना, आज के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला मेरा एंगल जो है वो 40 है। उसके बाद मेरे को क्या बोला है, सी लघु त्रिज्यखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। ठीक है, और अपने को यही निकालना है। तो मैंने मान लिया ये वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है सी। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, कोण ए सी बी निकालना है। ठीक है गाइस, अब इतना क्वेश्चन में बोला है मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली लाइन को यहाँ तक आगे बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इस वाली लाइन को आगे यहाँ तक बढ़ा दूँ तो ये वाली त्रिज्या ए ओ और ये वाली बी ओ, ये दोनों बराबर होगी। अगर ये दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल भी मेरा 40 होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि ये दोनों त्रिज्या बराबर है, दोनों आर आर बराबर है, तो ये वाला एंगल 40, तो मेरा ये वाला एंगल भी 40 होगा। अब गाइज आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि जो पूरा ट्राइंगल होता है, ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है मेरा, ये वाला पूरा ट्राइंगल होता है 180 डिग्री का। अगर ये 180 डिग्री में से ये दोनों 40-40 है, तो जो मेरा एंगल बचा है ओ वाला, वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये मेरा। तो ये वाला मेरा एंगल कितना निकल के आ गया गाइस, 100 निकल के आ गया। ये वाला एंगल मेरा कितना निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 100। ठीक है गाइस, अब आपको मैंने एक चीज़, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ ऊपर, ध्यान से देखते जाना मैं क्या क्या कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऊपर आगे बढ़ा दूँ यहाँ तक, एक सेकंड रुकिए, अगर मैं इसको ऊपर यहाँ तक आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, यहाँ तक मारना है इसको, यहाँ तक ये पूरा। ठीक है, तो ये यहाँ से और ये यहाँ का एंगल जो होगा, ये अगर 100 है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला इसका आधा होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया था कि जैसे ये मेरे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है मेरे पास, और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई भी थी। एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर मैंने बताई थी कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, 2 थीटा होगा। अगर ये वाला मेरे पास 100 है तो मेरे पास ये वाला कितना होगा, 50 होगा। तो यानी ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया, 50 निकल के आ गया।
ये वाला एंगल मेरा 50 निकल के आ गया। अब गाइज आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से आगे मिला दूँ तो ये पूरा जो है ये पूरा अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। 180 होता है नहीं होता, इतनी चीज़ बताओ। अगर मैं इसको m नाम दे दूँ यहाँ पे तो AMCB कितना हो जाएगा 180। ये m वाला और c वाला एंगल दोनों मिला के 180 होना चाहिए। अगर ये 180 होना चाहिए और कोण m जो है मेरे पास वो 50 है, तो जो बचेगा मेरे पास कोण, ये वाला कोण जो मेरे पास बचेगा वो कितना होगा गाइस 180 माइनस 50 यानी 130 होगा। तो मेरा कोण ACB जो मेरा ये वाला कोण है वो वाला कोण कितना आ जाएगा गाइस, ये वाला कोण मेरा निकल के आ जाएगा 130, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मेरे को पूछा भी ये कोण ACB का माप क्या है, तो ACB मेरा कितना निकल के आ गया 130 निकल के आ गया। शुरू से समझा देता हूँ एक बार मैं वापस आपको, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में मैंने किया है। जैसे क्वेश्चन में मेरे को बोला था और मैं पूरा करके बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने को ये वाली एंगल दी थी कि ये वाली एंगल 40 है। अगर ये वाली एंगल 40 है, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया ये वाली लाइन को, तो ये दोनों की दोनों त्रिज्या बराबर हो गई, और ये दोनों की दोनों त्रिज्या बराबर हो गई तो ये वाला एंगल 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर ये दोनों 40 है और ये पूरा ट्राइंगल होता है 180 का, अगर ये वाले दोनों एंगल 40 है, दोनों 80 हो गए मिला के, तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना बच जाएगा 180 माइनस 80, तो ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया 100 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब अगर मैं इसको ऊपर आगे बढ़ाता हूँ यहाँ तक कोने तक, तो यहाँ से अगर ये वाला 100 है तो ये मेरा ऊपर वाला कितना आ जाएगा 50 निकल के आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला 2 थीटा हो जाएगा। तो अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये वाला एंगल 50 निकल के आ जाएगा, यानी ये वाला एंगल मेरा निकल के आ गया 50। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आप ये देखोगे कि जो है ये पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है मेरे पास, ठीक है, ये पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। अगर चक्रीय चतुर्भुज मेरे पास बन रहा है ये पूरा, तो आमने सामने के चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है 180 होता है। अगर 180 योग होता है टोटल, उसमें से 50 मेरे पास ये है कोण M, तो ये C वाला कितना बच जाएगा मेरे पास 180 माइनस 50 यानी 130 बच जाएगा। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बने रहना, देखते रहना कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है। अब अपने को एक समकोण त्रिभुज दिया है और बाकी 2 न्यून कोण है, तो यहाँ से मैं बना देता हूँ। ये मेरे पास समकोण त्रिभुज आ गया, ठीक है, और ये 2 इसके न्यून कोण हो गए, ठीक है। ये वाला ये A, ये B और ये C, ये वाला मेरे पास समकोण है, ठीक है, और ये दोनों के दोनों कोण न्यून कोण है मेरे पास। अब क्या बोला है मेरे को बोला है कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और 4√6 सेंटीमीटर, यानी 2 माध्यिका ये मेरे पास, एक वाली माध्यिका ये मान लो, ठीक है, और एक माध्यिका ये मान लो। हो गई मेरे पास दो माध्यिका ही होगी। मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, M दे दूँ, N दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ पे मेरे को किस किस की दी है। यहाँ पे मेरे को AM की लंबाई दी है और CN की लंबाई दी है। तो मेरे पास AM की लंबाई कितनी आ गई यहाँ से निकल के, मेरे पास AM की लंबाई दी है 7 सेंटीमीटर और CN की लंबाई दी है 4√6 सेंटीमीटर, यही दी है मेरे पास। अब आपको ये डायग्राम देखते एक चीज़ याद आ जानी चाहिए कि अगर 2 न्यून कोणों के बीच में से 2 माध्यिका जा रही है यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टी गाइस यहाँ पे होती है, लिख देता हूँ मैं, 4AM² प्लस CN²। मैंने M और N माना ना, तो यहाँ पे 4AM² प्लस CN², ठीक है, और बराबर में 5 गुणा में AC²। यही होती है इसकी प्रॉपर्टी। अगर ये इसकी प्रॉपर्टी होती है तो अपने को निकालना भी तो AC, ये कर्ण की लंबाई निकालनी है अपने को, और कर्ण क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस क्या है, तो उसी की लंबाई निकालनी है अपने को। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर दूँ यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में और इनके डिवाइड में 5 चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो रूट में आ जाएगा ये, क्योंकि ये AC का स्क्वायर है, यहाँ पे मैं AC निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इंटू में, समझते जाना क्वेश्चन को, AM का स्क्वायर, AM कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस में 4√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √6 का 6, तो 16 चक्की 96,
तो ये चिन्ह में आ गया। उसके बाद में ये नीचे आ गया मेरे पास 5। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया रूट के अंदर 4 गुना में 145 आएगा और ये डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से कितना कितना निकल के आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास निकल के 4 गुना में, अगर मैं इसको भाग देता हूँ तो 5 दूनी 10, ठीक है, और कितना बच गया, 4 बच गया, तो 5 नाम 45, यही तो आएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, रूट के अंदर 4 गुना में 29। तो अगर ये रूट के बाहर आएगा तो क्या क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 रूट के अंदर 29, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 2 रूट के अंदर 29। तो क्या क्या दिया हुआ था मेरे पास, मेरे को ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मेरे को याद होनी चाहिए। तो मैं तुरंत आंसर निकाल लूँगा कि प्रॉपर्टी होती है 4am² + cn² बराबर में 5 गुना में ac²। और ये मेरे को दिया हुआ था, am की वैल्यू और cn की वैल्यू मेरे को दी हुई थी, तो बस मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा आपको समझने में। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो फिर भूल जाओगे, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टीज याद नहीं है कि थीटा और 2 थीटा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 होते हैं, तो ये सब चीज़ें ना बचपन में सिखाई जाती है और अभी भी चलो बता ही रहे, पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए और बी जो है 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है। अब आपको पहले तो एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि पहले एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। 2 प्राइम नंबर है, ए जो है वो बी से बड़ा है, उनका लघुत्तम समावर्त 209 है। अब आपको पहले एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्या चीज़ पता होनी चाहिए कि 2 प्राइम नंबर का जो गुणा होता है ना, वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 प्राइम नंबर लूँ, 2 गुणा में 3, तो इनका एलसीएम भी यही होगा जो इनका गुणा होगा। 2 गुणा में 3 6 हो गया और इनका एलसीएम भी 6 ही होगा। ठीक है, तो जो सेम चलता है इसमें कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे मेरे को गुणा में क्या दिया है, 209 दिया है। तो 209 में कैसे कैसे 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, जिसके अंदर मेरे ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से। तो यहाँ पे मैं ए और बी को क्या मान लूँ, ए और बी, इसको मान लेता हूँ मैं 19 और 11, क्योंकि 19 × 11 का मल्टीप्लाई मेरे पास 209 आएगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणा ही उनका एलसीएम होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से मेरे को क्या बोला है निकालने के लिए, b² माइनस है। तो b² माइनस में a मेरे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस में 19, यानी 121 माइनस में 19, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा गाइस, मेरे पास आ जाएगा 11 में से 9 गया 2, यानी 102। ठीक है गाइस, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 102। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पूरी कर रहा हूँ मैं, एक भी चीज़ को ऐसे स्किप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक चीज़ समझते जाना। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल के क्वेश्चन है सारे के सारे प्री के 2021 वाले। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो ये मेरे पास CP 100 है, ये CP 100, तो MP कितना आ गया 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो 120 आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि मैं 120 जो अंकित करता हूँ उस पर 10% की छूट और दे रहा हूँ। अगर मैं इस पर 10% की छूट दे रहा हूँ तो 90% पे दूंगा। तो 120 का 90% क्या होता है, 12 नमानी 108, तो 108 होता है। तो मेरे को अब लाभ कितने का हो रहा है, 100 से 108, यानी मेरा लाभ कितना हो गया 8%, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। मेरे को क्या पूछा है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, तो उसका प्रतिशत लाभ गाइस क्या आ रहा है 8% आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो गया 8%। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल था ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 4620 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, भुगतान की जाती है यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है 1/10। अब आपको मैंने पहले भी निकालना बताया था कि किस्त कैसे निकालते हैं, रेट कैसे कैसे लेते हैं, और उनको पहले में तो हो गई 10 से 11, दूसरे में क्या हो जाएगा उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। यहाँ से फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा 10 × में 11, यानी 110 110। तो यहाँ से कितना आ गया 210, और ये किस्त मेरे पास कितनी आ गई, ये चीज़ मैंने आपको पहले समझा रही है कि ये वाली चीज़ जो होती है ये वाली किस्त होती है। ठीक है, तो किस्त कितनी आ गई 121 आ गई। अब अपने को क्या बोले 4620 रुपये की राशि, यानी इसकी वैल्यू अपने को दी है 4620।
इसकी वैल्यू अपने को दी है 4620। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई मेरे पास, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, यानी 1 की वैल्यू मेरे पास 22 निकल के आ गई। तो यहाँ से मेरे को निकालना क्या है, प्रत्येक किस्त कितनी है, तो किस्त की राशि मेरे पास कितनी आएगी, 121 आएगी। तो 121 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 121 गुणा में 22। और 121 गुणा में 22 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास, अगर मैं यूनिट डिजिट से करके देखता हूँ तो लास्ट में 2 आना चाहिए। यहाँ पर 2 जगह 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला 2552 तो थोड़ा सा छोटा, देख 1 सेकेंड करके देखता हूँ। 12 दूनी 24, 12 दूनी 26, 12 दूनी 26, तो ये वाला आ जाएगा इसका आंसर 2662। ठीक है गाइस, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 2662। आसान था। इसमें मैंने, अगर आपको ये वाली किस्त निकालना नहीं आता है तो मेरी जाके क्लास देख लेना, इंस्टॉलमेंट वाली क्लास एक अलग से पढ़ी है। उसके अंदर मैंने पूरा 2 साल का, 3 साल का, ठीक है, और अगर पहले ही अग्रिम भुगतान कर देता है तो उसका भी मैंने सब कुछ सिखा रखा है। ठीक है गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत हलवा था, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक टायर में 3 पंक्चर है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पढ़ना कैसे कैसे घुमाता है। एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा पंक्चर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय लगाएंगे। क्वेश्चन आप अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क का, लेकिन क्वेश्चन को कैसे चेंज कर देता है एग्जामिनर घुमाने के लिए, वही सब कुछ है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में कर देता है, टायर की हवा निकाल देता है, पिचका देता है। दूसरा पंक्चर 18 मिनट में, और तीसरा पंक्चर 6 मिनट में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम हो गया 18। यहाँ से कितना निकल के आ गया, 9 दूनी 18, 18 एकम 18 और 6 3 18। अब ये तीनों मिलकर कितनी देर में पिचका देंगे भाई साहब, तो ये 18, ये 2 + 1 + 3 कितना आ गया, 6, यानी तीनों के तीनों कितनी देर में पिचका देंगे, 3 मिनट में पिचका देंगे। बताओ, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमा रखा है। और इसमें है ना, ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किस टाइप से इस वाले क्वेश्चन को करें, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं था, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट था, और कुछ नहीं था। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या, अब ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान से बने रहना। ठीक है, क्या बोल रहा है, के 5 3 2 0 6 के, और ये के का मान अपने को बताना है यदि संख्या 6 से विभाज्य है। अब आप एक चीज़ बताओगे, अगर 6 से विभाज्य है तो 3 और 2 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, 3 × 2 यानी दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल ये होता है कि जो संख्याओं का योग है वो 3 से कट जाना चाहिए। अब यहाँ पे पहले जो संख्या कट रही है मैं उसको काट देता हूँ। ये 3 से कटने के लिए ये पूरा 3 कट गया, ये 6 कट गया। अब मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पास बचा के प्लस में 5 + 2 + 0 यानी 7 बच गया। तो मेरे पास के प्लस के की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है, और इसमें 7 में ऐड करने पर ये वैल्यू 6 से कट जाए। अब आप एक चीज़ बताओ कि मैं के की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ। के की वैल्यू मैं दोनों को मिला के 2 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ गाइस। उसके बाद में मैं क्योंकि 7 और 2 9 हो गया, 9 पूरा 3 से कट जाएगा, 2 ले सकता हूँ। उसके बाद में मैं अगर इसकी वैल्यू लेना चाहूँ तो फिर मैं इसकी वैल्यू 5 ले सकता हूँ, क्योंकि 12 भी कट जाएगा। 8 ले सकता हूँ, 8 लूँगा मैं यहाँ पे तो भी कट जाएगा, क्योंकि 8 + 7 15 हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसकी वैल्यू 11 ले सकता हूँ, 14 ले सकता हूँ और 17 ले सकता हूँ। 17 के बाद में 20 नहीं ले सकता, क्योंकि 20 के लिए मेरे को डबल डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू सेम रखेंगे, 10 अगर रखेंगे, लेकिन के की जगह मेरा 1 नंबर आना चाहिए, 2 नंबर नहीं आने चाहिए। तो मैं वैल्यू 17 तक ले सकता हूँ। ठीक है, तो इतनी वैल्यूज़ मैं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को लेना कौन सा है अब वो चीज़ समझना। ठीक है, इतनी वैल्यू मेरे पास निकलने में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को के की दोनों वैल्यू को सेम रखना है। अगर मैं यहाँ पे 17 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 17 रखूँगा तो दोनों जगह मेरा 8.5 आएगा, जो कतई नामुमकिन है। तो मेरा 17 हट गया यहाँ से। अगर मैं के की वैल्यू 7 रखता हूँ, अगर मैं के की वैल्यू 7 रखता हूँ तो ये 2 से भी कटना चाहिए। यहाँ पे अगर मैंने 7 रखा तो विषम हो गया, और 2 का रूल क्या है कि सम होना चाहिए, तभी वो जाके 2 से कटेगा। तो ये 14 भी मेरा फेल हो गया, ये वाला भी मेरा नंबर नहीं आएगा। अगर मैं 11 रखता हूँ तो दोनों जगह 5.5 आएगा, तो ये वाला तो कभी नहीं होएगा। उसके बाद में अगर मैं 2 रखता हूँ तो दोनों जगह 1 आएगा, और 1 जो आएगा तो फिर ये 2 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 1 मैं रखूँ तो यहाँ पे
1 मैंने रखा तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये वाला 2 भी मेरा कैंसिल हो गया। अगर मैं 5 रखता हूँ तो दोनों जगह 2.5 रखना पड़ेगा, तो ये वाला भी हो गया गाइस कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, 8 बचा। तो 8 को अगर मैं रखता हूँ 4 और 4 दोनों जगह, तो ये मैं रख सकता हूँ क्योंकि 4 वाला 2 से कट जाएगा और ये संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। तो मेरी के की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, मेरी के की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे वैल्यू रखते हैं। अगर समझ में नहीं आया एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। ठीक है गाइस, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक बार में क्वेश्चन में दम था, लेकिन आप में भी थोड़ा दम होना चाहिए कि कैसे कैसे संख्या को हटाना है, एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे कैसे मैंने किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। और एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 4, 5 और 8 का, 3, 4, 5, 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 आएगा नहीं 120। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ गया 120। अब मेरे को क्या बोले, 3 अंकों की संख्या चाहिए मेरे को सबसे बड़ी। अगर इसमें मैं 120 का मल्टीपल देखूँ तो 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या मेरे को क्या देगा, 12 8 96 यानी 960 देगा। ठीक है, तो मैं पहुंच गया 960 पर। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचना चाहिए, यानी अगर मैं इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 962 हो जाएगी। और 962 में अगर मैं भाग दूंगा 120 का तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और यही तो मेरे को बोला है, तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 962। आंसर मेरा गाइस क्या हो जाएगा, 962। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना था। एलसीएम मैंने ले लिया 120, लेकिन क्या बोला है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो 120 का मल्टीपल जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दे दें तो 12 7 84, 840, 840 से बड़ा भी आता है 960, और 960 से बड़ा आ जाएगा फिर 1080। लेकिन 1080 मेरा 4 अंकों में चल जाएगा, मेरे को 3 अंकों में चाहिए सबसे बड़ी। तो 3 अंकों में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 960 हो जाएगी। तो 960 आ गया मेरा इसका मल्टीपल निकल के। उसके बाद मेरे को क्या बोला है कि शेषफल 2 बचना चाहिए भाग देने के बाद। तो शेषफल 2 कब बचेगा भाग देने के बाद, जब वो संख्या दो बड़ी होगी, यानी 962 होगी, तभी तो 2 शेषफल बचेगा। अगर 962 में मैं 120 का भाग दूंगा तभी तो मेरा शेषफल 2 बचेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ से निकल के 962। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है जो 250 रुपये की एकल छूट के बराबर है। तो मैं यहाँ से 20% और 25% की एकल छूट निकाल लेता हूँ, कितनी आ जाएगी, 20, कलर चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड, ब्लैक कर लूँ क्या, ब्लैक कर लेता हूँ चलो, है ना। 20 + 25 - 20 गुणा में 25 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, मेरी एकल छूट निकल के आ गई गाइस 45, क्योंकि 20 + 25 यहाँ से मेरी 45 थोड़ी आएगी, यहाँ निकल गई, यहाँ से मेरी 40 निकल के आएगी, 5 तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी एकल छूट कितनी निकल के आ गई, 40। और इस 40 एकल छूट की वैल्यू मेरे को दी है 250 रुपये के बराबर। अगर 40% की वैल्यू है 250, 40% की वैल्यू दी है मेरे को 250, तो 100% की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, 4 छंग 24। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ जाएगी, 625। ठीक है, अब मेरे को आगे ये क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रम मूल्य से 25% अधिक है, यानी ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास 125% की है, क्योंकि 125 उसमें 25% अधिक है अंकित मूल्य क्रम मूल्य से। तो 125% की वैल्यू आ गई 625। तो 100% की वैल्यू यहाँ से गाइस क्या आ जाएगी, 125 पंजे 625 यानी 500 आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो मेरी 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 500। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था कि जो वस्तु का अंकित मूल्य सीपी जो है एमपी जो है वो सीपी से 25% ज़्यादा है, यानी ये 4 है तो ये 5 है। या तो आप ऐसे रख लो कि 5 की वैल्यू है 625, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 निकल के आ जाएगी। कैसे भी कर सकते हो, या तो डायरेक्ट रख लो कि 125% की वैल्यू 625 है तो 100% की वैल्यू 500 आ जाएगी। कैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले मेरे को 20% 25% की एकल छूट निकालनी थी,
तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ से मेरा एकल छूट कितनी निकल के आ गई, 40 निकल के आ गई। उसके बाद मेरे को वैल्यू दी हुई है कि 40% की वैल्यू 250 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 625 आ गई। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर मेरे को क्या बोला है कि एमपी जो है वो सीपी से 25% अधिक है, यानी सीपी अगर 4 है तो एमपी कितना हो गया, 5 हो गया। 5 की वैल्यू दी है 625, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपये। ठीक है, अगर 4800 रुपये मेरे को ब्याज मिल रहा है 12 साल में 12% की दर से 8 साल में, तो मेरा जो SI है वो कितना हो गया, 12 गुणा में 8, यानी 96% की वैल्यू मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में 4800। यही तो दे रखी है कि मेरा जो इतना ब्याज है उसकी वैल्यू 4800 रुपये। तो यहाँ से 100% मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, मेरा मूलधन आ जाएगा ये इसका आधा होता है 48 दूनी 96 यानी 50। तो मेरा मूलधन कितना निकल के आ गया गाइस, यहाँ से 5000। ये आसान था यहाँ तक निकालना। 12% की दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपये, यानी 96% की वैल्यू 4800। तो 100% मेरा मूलधन निकाल लिया कि मूलधन आ गया 5000। इसके बाद में क्या बोला है, इसके बाद में बोला है कि मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए दिया जाती है, और बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज CI अपना क्या होगा। अगर मैं 10% की दर से 3 साल के लिए दूँ तो मेरा CI कितना निकल के आ जाएगा, यह आपको याद होना चाहिए, या फिर याद नहीं है तो मैं क्लास कराऊंगा उसके अंदर आपको याद करा दूंगा कि 33.1% होता है। कैसे होता है, यहाँ पे 3 साल के लिए निकालना है तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 1000, यहाँ पे 1331। ठीक है, ब्याज मेरे को कितना मिल गया 331 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ से मेरा गाइस कितना निकल के आ जाएगा 33.1%। और यही मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे याद होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको निकालना बता दिया कैसे कैसे निकालते हैं। अब मेरे को क्या बोल रहा है कि इसका अपने को ब्याज निकालना है, कितना ब्याज मिलेगा। तो 5000 रुपये का 33.1% कितना होता है, 5000 रुपये का 33.1% कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ से निकल के 1655, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले 12% की दर से 8 साल के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, तो 96% मेरे वैल्यू हो गई, मतलब 96% मेरे को ऐसा ही मिल गया। तो 96% की वैल्यू 4800 है, 96 का आधा, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 5000 निकल के आ गई। अब 10% की दर से 3 साल के लिए मेरे को CI निकालना है 5000 का, तो कितना आ जाएगा 1655। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की अप्रोच देख लेना। डायरेक्ट बताऊंगा। डायरेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो प्रॉफिट, फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट A अपॉन प्रॉफिट B बराबर में टाइम A गुणा में पैसा, इसका पैसा A का। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पैसा A का, ये PS कर देता हूँ मैं, पैसा A का, ये टाइम B और ये पैसा B का। ठीक है, इतनी चीज़ समझ लेना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो, आंसर तुरंत निकल के आएगा। अब रख लो प्रॉफिट A का कितना है 5 है, तो ये मैंने 5 रख दिया। प्रॉफिट B का कितना है 9 है, तो मैंने 9 रख दिया। ये फॉर्मूला मैंने निकाला, कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताएगा है। ठीक है, 5/9। उसके बाद मेरे को क्या दिया है, टाइम A का कितना दिया है, 8 महीने के अंत में व्यवसाय से बाहर हो गया, यानी टाइम कितना आ गया इसका 8। मेरे को निकालना क्या है, A की राशि निकालनी है, तो मैंने मान ली X। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या बोला है, B कितने महीने के लिए काम कर रहा है, ये टोटल 12 महीने के लिए काम कर रहा है। इसने कितना पैसा लगाया है, 36,000 रुपये लगाया है। ठीक है, अब करने लग जाओ कैलकुलेशन में करता हूँ तो 3 से काटता हूँ तो 3 3 9, 3 चौक 12, और काट लो यहाँ से तो 12,000। ठीक है, यहाँ से काटो 4 दूनी 8, और यहाँ से 2 छक्की 12, तो X की वैल्यू गाइस कितनी आ गई, 6000 गुणा में 5 यानी 30,000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आसान तो क्या है, आप कैसे करते हो आई डोंट नो, बट मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, बहुत काम का फॉर्मूला है। कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो तुरंत कर देगा। ठीक है, छोटे से लेके बड़े सवाल तक हर टाइप के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेना। याद भी क्या करना है, प्रॉफिट A प्रॉफिट B बराबर में टाइम A का पैसा A का, और डिवाइड बाई पैसा B का टाइम B का, बस खत्म काम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया, टोटल वर्क मेरे पास आ गया 20 गुणा में 30, 600 आ गया निकल के।
यही आ गया 600 निकल के। उसके बाद क्या बोला है, उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो ये सभी ने मिलकर 10 दिन तक तो काम किया ही होगा। तो 20 आदमियों ने 10 दिन काम किया तो कितना काम हो गया, 200 हो गया। 600 टोटल वर्क था, 200 हो चुका तो कितना बचा, 400 बचा। अब 400 बच गया काम, और लेकिन 4 आदमी चले गए। तो पहले 20 आदमी थे, अब कितने आदमी बच गए, 16 आदमी बच गए। तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 16। अब 400 डिवाइड बाई 16 करूँगा तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी 25 दिन और लगेंगे अपने को काम को पूरा करने में। ठीक है, ये तो थी पूरी प्रोसेस। अब शॉर्ट कर लो, शॉर्ट में कैसे करेंगे, 20 आदमी 30 दिन तक काम करते तो यहाँ से पूरा 600 निकल के आएगा, लेकिन 20 आदमी 10 दिन तक काम कर चुके, तो यानी अब अपने पास कितना बचा, 20 आदमियों का 20 दिन का काम बचा, और 4 आदमी चले गए यानी 16 आदमी बचे। तो ये अपनी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ठीक है, ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। क्या हो गई शॉर्ट ट्रिक कि 20 आदमी 30 दिन तक काम करते हैं लेकिन 10 दिन तक काम कर लिया, तो 20 आदमियों का 20 दिन का काम बचा और 4 आदमी चले गए तो 16। तो यहाँ से भी कितना निकल के आ गया, 25। ठीक है गाइस, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ईजी था, लेकिन सारे के सारे सवाल CGL के प्री के। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाना, कैसे कैसे थोड़ी अप्रोच देखते जाना। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को भी आराम से देख लेना, अप्रोच सीखना, कैसे अप्रोच लगाते हैं, क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होती है, कैसे सॉर्ट करते हैं। ठीक है, मनजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 रुपये में खरीदी, इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये और ख़त्म कर दिए, यानी उसका CP कितना हो गया, टोटल मिला के 25,000 रुपये CP हो गया उसका। ठीक है, अब एक नॉर्मल बच्चा कैसे करता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा कैसे करता है वो देखना, डिफरेंस देखना। ठीक है, यह मैं बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की बता रहा हूँ कि नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा। ठीक है, CP हो गया 25,000, फिर 12% के लाभ पर भेज दिया, तो 12% के लाभ पर भेज दिया तो 25 के गुणा में 112 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ गया, 28,000 निकल के आ गया। क्या बोला है कि यदि वह 500 रुपये कम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अगर मैं यह 500 रुपये यहाँ पर कम कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 27,500। ठीक है, अब 25,000 की चीज़ 27,500 में बेच रहा है तो 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू में 100 और डिवाइड बाई 25,000, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 10%। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ये तो थी नॉर्मल बच्चे की अप्रोच। अब चलते अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा कैसे करेगा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की अप्रोच देखना, ये वाली अप्रोच कैसे कैसे करता है। आप एक चीज़ बताओ, CP मेरे पास कितना निकल के आ गया, 25,000 निकल के आ गया, ये मेरा CP हो गया 25,000। अब क्या बोल रहे हैं कि वो 500 रुपये कम में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता। तो आप एक काम करो ना, 500 रुपये को निकाल लो कि 500 रुपये जो है वो 25,000 का कितना % है। तो मैं 500 रुपये को निकाल लेता हूँ कि 500 रुपये 25,000 का कितना % है। तो 500 रुपये मेरा 25,000 का % है 2%। ठीक है, पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था 12% का, तो अब उसको 2% कम का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2% अगर कम का प्रॉफिट हो जाएगा तो 12 - 2 डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 10%। ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी अपने को, डायरेक्ट बस ये निकालना था कि 500 जो है वो 25,000 का कितना है, 2% है। तो पहले 12% लाभ मिल रहा था, तो अब 500 रुपये कम मिल रहा है, यानी 2% कम मिल जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझते जाना क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 है। अब सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि 15% की दर से 2 साल का SI क्या होगा, 15% की दर से 2 साल का SI होगा 30, और CI कितना होगा, 15 + 15 + 15 गुणा में 15 डिवाइड बाई 100, यानी 32.25। ये सब कुछ चीज़ें आपको मुख जवानी याद होनी चाहिए, तभी आप पेपर को बहुत कम टाइम में कर पाओगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस मेरा आ गया गाइस 2.25% आ गया। तो यहाँ से मेरे को सादा बीच का अंतर क्या दिया है, डिफरेंस की वैल्यू दी है 1944, यानी 2.25% की वैल्यू मेरे को दी है यहाँ से 1944। तो मैं 100% निकाल लूँ, मेरा मूलधन क्या हो जाएगा, मेरा मूलधन अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो कितनी बार कट जाएगा ये गाइस कट जाएगा मेरा यहाँ से, अगर मैं इसको काट तो 86,400। ठीक है, या 864 बार कट जाएगा। तो मेरे 100% मूलधन की वैल्यू गाइस क्या आ गई, 86,400 आ गई। उसके बाद में क्या बोला है, इसी राशि पर, ये जो राशि है ये 86,400 रुपये निकल के, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए, इसी अवधि मतलब 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
अब अगर 10% का मैं 2 साल का अगर CI निकालता हूँ, 2 साल का CI, तो मेरे पास 2 साल का CI क्या होता है, 10% का 21 होता है। 10 + 10 + 10 गुणा में 10 / 100, तो कितना निकल के आएगा, 21 निकल के आएगा। ये सब कुछ चीज़ें आपको मुंह पे याद होनी चाहिए, कोई वहाँ पे कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है इतनी कि 10 + 10 + 10 गुणा में 10 / 100। ये सब कुछ चीज़ें, ये वाली चीज़ें, ये रेट, परसेंटेज, ये सब कुछ आपको जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी, क्योंकि आती इतनी बार है ये चीज़ें, ठीक है। तो कितना हो गया, 10% की दर से 2 साल का CI कितना हो गया, 21 हो गया। यानी मेरे को 86,400 का 21% निकालना है। तो 86,400 का 21% निकाल लेता हूँ मैं, कितना हो जाएगा गाइस, 86,400 का 21%, यहाँ से 2 0 से 2 0 चढ़ गया। अब मैं अगर यूनिट डिजिट निकालता हूँ तो 4 एकम 4 और 4 ही मेरे एक में दी है, यानी 18,144। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 18,144। मेरे को 2.25% की वैल्यू दी थी 1944, तो वहाँ से मेरी 100% की वैल्यू निकल के आ गई 86,400। अब 86,400 का 21% ही तो निकालना है, हलवा है, बस निकाल लेंगे। यूनिट डिजिट 4 है तो एक ही ऑप्शन है 4 वाला, 18,144 आंसर खत्म। बस चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। तो मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में ज्ञात करिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए भाई। 3 अपने को परसेंटेज दिए हुए हैं, तो 3% दिए हुए तो अपने लगा लो भाई, एलिगेशन लगा लो। ये लगा लिया मैंने एलिगेशन, क्या लगा लिया, ये लगा लिया भाई मैंने एलिगेशन। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 3 और 7, टोटल कितना आ गया 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू अपने को क्या दी है, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 2 आ जाएगी। बोला क्या है अपने को 80% वाला निकालना है, तो 80% वाला कितना है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और 6 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे को बोलता 90% वाले की निकालो, तो 90% वाले की कितनी आ जाती, 1 की वैल्यू 2, तो 7 की वैल्यू 14। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाता। अगर ये पूछता 90% वाला, तो इसने कौन सा पूछा है, 80% वाला, तो क्या हो जाएगा, 6 लीटर। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 0.4x प्लस में 1/x बराबर में 5। तो अपने को क्या निकालना है, 0.064x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, और इसका मान क्या होगा। तो गाइज मैंने आपको कल भी सिखाया था, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो इसका फॉर्मूला भी मैं कल मैंने आपको बताया था, k³ - 3k। तो बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 5 इंटू में 0.4। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 माइनस में 5 3 15 और 15 चौके 60, और ये एक पॉइंट में है तो यहाँ पे 6। तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 119, और यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 119। तो आई होप गाइज ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और सारे के सारे क्वेश्चन थे CGL के, SSC CGL के, जो भी 2021 में पूछे गए थे। तो आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया था। ठीक है गाइस, कमेंट करके बताना आप मेरे को कैसा लगा आज का सेशन आपको। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। कमेंट करके बताना मेरे को कैसा सेशन लगा आपको, और कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसको मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है गाइस, तो मेरे को कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। ठीक है, और ये मॉर्निंग में अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लास चलती है, इसको कभी भी मिस मत किया करो, डेली चलती है। और इवनिंग में अपनी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। क्या चल रही है गाइस, चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, इसको भी कभी मिस मत किया करो। इसके अंदर मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पूरा खत्म करा दिया है। कल सिंपल इंटरेस्ट की एक क्लास ले ली है, आज से सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, आज का सेशन यही तक था अपना। जय हिंद, जय भारत।